डॉक्टर ए.के. ओझा क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बन रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें पहले हिस्ट्री को चूज किया गया है और हिस्ट्री में क्लास 6 की सीरीज बनाई जा रही है और क्लास 6 में भी आज चैप्टर 9th है, यानी 9वां चैप्टर बन रहा है। इसका मतलब कि पीछे के टोटल 8 चैप्टर बन चुके हैं। सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए सभी को आप देखिए। अब देखिए चैप्टर 9 का ये पार्ट 1 है। हमने लिख दिया है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9 पार्ट 1। अगर आपके पास बुक है तो उसका पेज संख्या 87 यानी 87 आप ओपन कर लीजिए। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और इसका हम पेज संख्या 87 यानी पृष्ठ संख्या 87 मैं ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें जो चैप्टर का नाम है वह है नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। देखिए नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और इसमें हम बनाने जा रहे हैं। ये कहानी जो शुरू हो रही है एक लड़के से इसको शुरू किया जा रहा है, क्योंकि एक अरविंद नाम का बच्चा है, लड़का है। तो देखिए ये अरविंद राजा बना और वो नाटक खेल रहा है और नाटक में अरविंद राजा बन रहा है। तो उसके मन में आ रहा है कि भाई अगर राजा बनना है तो राजा के रूप में हमें क्या क्या करना होगा। तो ये सब उसके मन में बातें आ रही हैं। उसको लगता है कि राजा बनूंगा तो मुकुट होगा और हमारे हाथ में इस तरह की तलवार होगी, और जो तलवार होगी उस पर ये बिल्कुल सिल्वर कलर से वो चमकती होगी, उसमें इस तरह की ये कवर लगा दिया जाएगा सिल्वर कलर का, और मैं गद्दी पर बैठूंगा या तलवार को ऐसे ऐसे हम भाजूंगा। ये उसके मन में ये कल्पना फूट रही है। और लेकिन देखिए होता क्या है वही मैं ये पढ़कर आपको बता रहा हूँ। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। बिल्कुल क्लियर बात है कि अरविंद को अपने स्कूल में राजा की भूमिका के रूप में चुना गया है, वो राजा का, किंग का रोल करेगा। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में, उसे लगा कि उसकी जो वेशभूषा होगी बिल्कुल शाही होगी, रॉयल ड्रेस में रहेगा, साथ ही साथ मूछों पर ताव देगा, ऐसे मूछ पर ऐसे ताव मारेगा जैसे वो देखा है कि राजा लोग तैसे होते हैं। और साथ ही साथ पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर, इसे लगेगा कि तलवार को वो शान से पकड़ेगा। देखिए गिर गया, मैं इसे उठा लेता हूँ। तलवार को शान से पकड़ेगा और फिर पकड़ के और वह चारों तरफ चहलकदमी करेगा और तलवार को भाजते हुए या ऐसे तलवार को पकड़ते हुए, ये उसके मन में भावनाएं उठ रही हैं। अब देखिए जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। लेकिन अरविंद आश्चर्यचकित हो गया, ताजुब रह गया कि उसको कहा गया कि ऐसा ये सब नहीं अभी करना है, अभी यहाँ पर आपको बैठ के और ये वीणा बजाना है। ये वीणा देख सकते हैं ना, वीणा, ऐसे वीणा का तार को आपको बजाना है, साथ ही साथ आपको कविता पाठ भी करना है। ये सब उसको बताया गया। और फिर अब उसके मन में आया कि एक संगीतज्ञ राजा, मतलब राजा जो कि ये म्यूजिशियन है, संगीतज्ञ है, कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। यही कहानी शुरू हो रही है। अब यहाँ से बात आती है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियां। तो क्या बताती है प्रशस्ति, यहाँ पर हम प्रशस्ति का चर्चा करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशस्ति क्या है, वो भी सोच। तो यहाँ पर वही बातें हैं। अब आइए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अब देखिए बात खुल गई कि जो अरविंद है वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त की वह भूमिका या उनका रोल प्ले करने जा रहा था। क्लियर हो रही है ना? हाँ, गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी है या राजवंश है, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त हुए हैं। तो समुद्रगुप्त की ही भूमिका निभा रहा है। आपको मैं यहाँ पर सूचना देना चाहूंगा कि हम इस बुक में तो सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं इसके अगले वीडियो में पूरा गुप्ता डायनेस्टी के शासकों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया है और उसका अंतिम शासक कौन था। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर आइए समुद्रगुप्त में। तो अरविंद को समुद्रगुप्त का
समुद्रगुप्त जो राजा है गुप्त वंश का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ है समुद्रगुप्त, तो उसी की वह भूमिका वो प्ले करने जा रहा था, उसकी भूमिका निभाने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी है कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है। इलाहाबाद इस समय प्रयागराज कहा जा रहा है। देखिए यही इलाहाबाद है, देखिए ये इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में है यही इलाहाबाद। इसका नाम अभी क्या हो गया है, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज या इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ है। चूंकि ये किताब पहले छप चुकी है इसलिए इलाहाबाद लिखा गया, तो अब प्रयागराज लिखा रहेगा। तो ये प्रयागराज है और वही इलाहाबाद भी है, इसका नाम बदल गया प्रयागराज। तो यहाँ पर अशोक का स्तंभ है और उसी अशोक के स्तंभ पर यहाँ पर एक लंबा अभिलेख मिलता है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य रूप में लिखी गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रयागराज या इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर जो एक लंबी यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है और जो कि काव्य के रूप में है वह, और इस काव्य के रूप में इसमें लंबी चौड़ी समुद्र बातें लिखी गई हैं जो समुद्रगुप्त के बारे में काफी जानकारी देती हैं। ये लिखा कौन है, तो ये हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक मंत्री थे और कवि भी थे। तो हरिसेन की वो प्रशस्ति कहा जाता है और यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह जो अभिलेख है एक विशेष किस्म का अभिलेख है और इसको क्या कहते हैं, इसको प्रशस्ति कहते हैं। ये प्रशस्ति कहते हैं, देखिए प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख जो है, इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रशस्ति किसके बारे में है, ये कौन लिखा है, हरिसेन। हरिसेन जो कौन है, समुद्र किसके बारे में है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में है। ये किसके बारे में लिखे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन कौन थे, तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री भी थे, कवि एवं मंत्री, ठीक है ना। किसके दरबार में, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे हरिसेन। तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो हरिसेन ने ही इलाहाबाद या आज का जो प्रयागराज है, प्रयागराज में जो अशोक स्तंभ है, उसी अशोक स्तंभ पर काव्य के रूप में पोएट्री फॉर्म में एक लंबा अभिलेख लिखा है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और ये इतिहासकारों के लिए या आर्कोलॉजिस्ट के लिए और इतिहासकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है और उसमें ये प्रशस्ति, इसको अभिलेख, ये अभिलेख, इस तरह का अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ बता रहा है कि यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत वर्ड है शब्द, और मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज। किसी के प्रेज में, प्रशंसा में लिखे हैं और उनके दरबारी कवि भी हैं, उनके मंत्री भी हैं, तो ऑब्वियस है उनके प्रशंसा में वो लिखते हैं। तो ये तो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा जाता है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। बस यही आपको जानना है कि जो भी अभिलेख किसी के प्रशंसा में लिखा गया, कई तरह के अभिलेख होते हैं, तो जो अभिलेख किसी के प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा को में लिखा गया, उसके गरिमा को बढ़ाने के लिए लिखा जा रहा है और उसमें कुछ प्रशंसा है, कोई शिकायत नहीं है, तो जो प्रशंसा में लिखा गया उसे ही प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। और ऐसा प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद या प्रयागराज में अशोक का स्तंभ है, उस पर लिखा गया है। यह समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। और कौन लिखा है, तो यह हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन है, जो समुद्र एक कवि हैं और समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि भी है और उनके मंत्री भी रहे हैं। तो बस ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और देखिए कि प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले से भी था। ये नहीं कि ये जो प्रशस्ति है जो हरिसेन ने लिखा है ये पहली प्रशस्ति है। इसके पहले भी प्रशस्तियां हमको मिलती हैं जो कि राजाओं के प्रशंसा में या किसी के प्रशंसा में लिखी गई हो। जैसे कि जो चैप्टर 8 है, इसमें आपने पढ़ा होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। तो हम चैप्टर 8 पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी
के प्रशस्ति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो उसको आप याद रिकॉल कीजिए। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। लेकिन ये प्रशस्ति तो गौतमी पुरुषार्थकर्णी के बारे में लिखा गया है, सातवाहन शासक है, लेकिन गुप्त काल में प्रशस्ति का और महत्व बढ़ गया। तो यही आज की प्रशस्ति है। इसके बाद मैं समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में क्या लिखा गया है यह मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं अगले वीडियो में गुप्त शासकों के बारे में बताऊंगा, तभी आपको क्लियर होगा। हालांकि इसमें आपके बुक में सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में बताऊंगा कि आपके साथ क्लैरिटी आ जाए। और अभी तक आप डॉक्टर ए के ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिए क्योंकि वो भी बेनिफिटेड हो। और आपके मन में कोई बात हो तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसे लाइक भी कीजिए। आज इतना ही, थैंक यू।